नमस्कार, सीए एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, लोक अदालतें औपचारिक, स्वैच्छिक और सुलहनीय विवाद समाधान मंच है तथा इन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है। 2, यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक घटक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। लोक अदालतें अनौपचारिक, स्वैच्छिक और सुलहनीय विवाद समाधान मंच है तथा इन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है। अतः कथन एक सही नहीं है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक घटक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्ष 1925 में कश्मीर के शासक बने हरि सिंह उस समय राजा थे जब राजा के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2, 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के संविधान को अपनाया। 3, वर्ष 1962 से पहले भारत का निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार नहीं था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी तीन। वर्ष 1925 में कश्मीर के शासक बने हरि सिंह उस समय राजा थे जब भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। अतः कथन एक सही है। 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा ने भारत के संविधान के तहत जम्मू कश्मीर के संविधान को अपनाया। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1962 से पहले निर्वाचन आयोग ने 1957 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव या 1951 के जम्मू कश्मीर संविधान सभा चुनाव नहीं करवाए थे। अतः कथन 3 सही है। राज्य संविधान में संशोधन के बाद चुनाव आयोग ने 26 जनवरी 1960 को जम्मू कश्मीर चुनावों की देखरेख शुरू कर दी। हालांकि 1957 के विधानसभा चुनावों का प्रबंधन सदरे रियासत यानी राज्य के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का उद्देश्य एक सहयोगात्मक बहुहितधारक ढांचा तैयार करना है जो डिजिटल विभाजन को दूर करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और एक सुरक्षित तथा समावेशी डिजिटल वातावरण बनाने का प्रयास करता है। कथन 2, भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के नेता और हितधारक वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक साथ आएंगे। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का उद्देश्य एक सहयोगात्मक बहुहितधारक ढांचा तैयार करना है जो डिजिटल विभाजन को दूर करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और एक सुरक्षित तथा समावेशी डिजिटल वातावरण बनाने का प्रयास करता है। अतः कथन 1 सही है। भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के नेता और हितधारक वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक साथ आएंगे। अतः कथन 2 सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत ने विकासशील देशों पर सख्त प्रतिबद्धताओं को विकसित देशों की मांगों का विरोध करने के लिए पहले UNFCCC सम्मेलन में 72 विकासशील देशों का ग्रीन ग्रुप गठबंधन बनाया। 2, भारत ने 2000 के दशक में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन के साथ मिलकर बेसिक समूह बनाया जिसका उद्देश्य विकास एवं गरीबी उन्मूलन के अपने लक्ष्यों की रक्षा करना था।
3, भारत ने जलवायु वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे यह सिद्धांत स्थापित करने में मदद मिली कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। भारत ने विकासशील देशों पर सख्त प्रतिबद्धताओं की विकसित देशों की मांगों का विरोध करने के लिए पहले UNFCCC सम्मेलन में 72 विकासशील देशों का ग्रीन ग्रुप गठबंधन बनाया। अतः कथन 1 सही है। भारत ने 2000 के दशक में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन के साथ मिलकर बेसिक समूह बनाया जिसका उद्देश्य विकास तथा गरीबी उन्मूलन के अपने लक्ष्यों की रक्षा करना था। अतः कथन 2 सही है। भारत ने जलवायु वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे यह सिद्धांत स्थापित करने में मदद मिली कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तरंग शक्ति का पहला चरण पूरा किया जो 6 दशकों में उसका पहला बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। कथन 2, मित्र देशों के साथ बहुपक्षीय अभ्यास से टीम वर्क में सुधार होता है, मजबूत संबंध बनते हैं और प्रतिभागियों को एक दूसरे की ताकत तथा कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है जिससे परिचालन समन्वय बेहतर होता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तरंग शक्ति का पहला चरण पूरा किया जो 6 दशकों में उसका पहला बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। अतः कथन 1 सही है। मित्र राष्ट्रों के साथ बहुपक्षीय अभ्यास टीम वर्क को बेहतर बनाते हैं, मजबूत संबंध बनाते हैं और प्रतिभागियों को एक दूसरे की ताकत एवं कमजोरियों को समझने में मदद करते हैं जिससे बेहतर परिचालन समन्वय होता है। अतः कथन 2 सही है। क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निकाय और अधिनियम और वर्ष। 1, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद 1956। 2, पर्यावरण प्रभाव आकलन 1976-77। 3, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद नई दिल्ली की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का आकलन करना तथा महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भारत में भविष्य के तकनीकी विकास के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना था। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन की शुरुआत वर्ष 1976-77 में हुई थी जब योजना आयोग ने तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को नदी घाटी परियोजनाओं की पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जांच करने के लिए कहा था। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कार्बन टैक्स कीमतों के माध्यम से संचालित होता है जिससे जीवाश्म ईंधन की लागत बढ़ जाती है और उनका उपयोग कम हो जाता है तथा इसलिए उत्सर्जन कम हो जाता है। 2, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम प्रति यूनिट आउटपुट पर अनुमत उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करके उत्सर्जन की मात्रा पर सीधे काम करती है। 3, भारत ने कार्बन टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सही कर स्तर निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। कार्बन टैक्स कीमतों के माध्यम से संचालित होता है जिससे जीवाश्म ईंधन की लागत बढ़ जाती है
जिससे उनका उपयोग कम हो जाता है और इसलिए उत्सर्जन कम हो जाता है। अतः कथन 1 सही है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम प्रति यूनिट आउटपुट पर अनुमत उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करके उत्सर्जन की मात्रा पर सीधे काम करती है। अतः कथन 2 सही है। भारत सीसीटीएस को अपनाने की योजना बना रहा है और अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने में प्रभावी रूप से मदद करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि सिस्टम अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, रोजगार स्थायी आर्थिक विकास की कुंजी है क्योंकि एक मजबूत नौकरी बाजार खपत और मांग को बढ़ाता है तथा आर्थिक विस्तार को गति देता है। 2, यदि बढ़ती जनसंख्या को सहारा देने के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं बनाई गई तो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश बोझ बन सकता है। 3, भारत सरकार ने हाल ही में रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जो व्यवसायों को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई एक नीतिगत पहल है। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं, यानी सभी कथन सही हैं। रोजगार स्थायी आर्थिक विकास की कुंजी है क्योंकि एक मजबूत नौकरी बाजार खपत और मांग को बढ़ाता है तथा आर्थिक विस्तार को गति देता है। अतः कथन 1 सही है। यदि बढ़ती जनसंख्या को सहारा देने के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं बनाई गई तो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश बोझ बन सकता है। अतः कथन 2 सही है। भारत सरकार ने हाल ही में रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जो व्यवसायों को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई एक नीतिगत पहल है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, जाइक्लोन बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जाइक्लोन बी को सबसे पहले 1920 के दशक में जर्मनी में कीटनाशक और कृंतकनाशक के रूप में विकसित किया गया था। 2, इसे नीले रंग के छर्रों के रूप में उत्पादित किया गया था जो वायु के संपर्क में आने पर बेहद जहरीली गैस में बदल जाते थे। 3, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जाइक्लोन बी का रासायनिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। जाइक्लोन बी हाइड्रोजन साइनाइड का व्यावसायिक नाम है। इसे जर्मनी में वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में कीटनाशक और कृंतकनाशक के रूप में विकसित किया गया था। अतः कथन 1 सही है। इसे नीले रंग के छर्रों के रूप में उत्पादित किया गया था जो वायु के संपर्क में आने पर बेहद जहरीली गैस में बदल जाते थे। अतः कथन 2 सही है। इस वातावरण में सांस लेने से लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान अवरुद्ध हुआ और कोशिकीय श्वसन बाधित हो गया जिससे पीड़ितों के आंतरिक दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाइक्लोन बी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुख्यात हो गया था। वर्ष 1916 में फ्रांस और वर्ष 1918 में इटली एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया था। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1993 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। 2, इसमें एक अध्यक्ष और कुल 12 सदस्य होते हैं जिनमें 5 पूर्णकालिक सदस्य एवं 7 डीम्ड सदस्य शामिल हैं। 3, न्यायिक कार्यवाही के लिए इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं और यह किसी मामलों के घटित होने के 1 वर्ष के भीतर जांच कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या फिर हैं? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कानून के तहत इसे स्थापित किया गया है जिसे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा संशोधित किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। एनएचआरसी में एक अध्यक्ष और कुल 12 सदस्य होते हैं जिनमें 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त आयोग के सदस्य माने जाते हैं। एनएचआरसी के पास न्यायिक कार्यवाही के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं और वे मामलों की घटना के 1 वर्ष के भीतर जांच कर सकते हैं। अतः कथन 3 सही है। चलिए अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कृषि अवसंरचना कोष किसानों, कृषि उद्यमियों और समूहों को पूरे देश में फसल उपरांत प्रबंधन, अवसंरचना तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के विकास हेतु सहायता प्रदान करता है। 2 एआईएफ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के माध्यम से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण हेतु सब्सिडी युक्त ऋण गारंटी सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य किसानों, कृषि उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों आदि जैसे किसान समूहों और कई अन्य लोगों को पूरे देश में फसल उपरांत प्रबंधन, बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करने तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करने हेतु व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अतः कथन 1 सही है। एआईएफ 3% ब्याज अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। बायो E3 नीति का उद्देश्य भारत में उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व इस नीति के अभिन्न अंग हैं? नैतिकता, पर्यावरण, रोजगार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, या फिर दक्षता, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।